वेलकम फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज इन्फ्लेशन। आज हमारा टॉपिक क्या है? इन्फ्लेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मुद्रा स्फीति। मुद्रा स्फीति। देखिए, एक चीज हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक्स का टेक्निकल नॉलेज हो या आप इकोनॉमिक्स में बहुत साउंड हो। इकोनॉमिक्स के नॉलेज में इसको बहुत साधारण अंशों में समझा जा सकता है। ठीक, तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करें। ठीक, और इसके वर्ड को हम समझाएं उसके पहले हम आपके सामने एक एग्जाम्पल रखना चाहते हैं। हाँ, ठीक। अब देखिए, आप डे टू डे लाइफ में, आप अपने डे टू डे लाइफ में दिन प्रतिदिन के दिन में एक चीज सुनते होंगे कि आज के डेट में महंगाई बढ़ रही है। ठीक ना? क्या सुनते हैं? महंगाई बढ़ रही है। आलू का दाम बढ़ रहा है, प्याज का दाम बढ़ रहा है, टमाटर का दाम बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? दाम बढ़ रहा है। तो क्या बढ़ रही है? महंगाई बढ़ रही है। आप ये डेली सुनते हैं महंगाई बढ़ रही है? सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? यही जो महंगाई बढ़ रही है ना, यही जब आप टेक्निकली जाइएगा समझने के लिए तो क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन कहलाता है। इसको देखिए, हम एक लेमन एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आइए वो एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स लेट्स से आप पहले 100 रुपीज में 10 kg ऑफ पोटैटो खरीदते थे। पहले 100 रुपीज में 10 kg ऑफ पोटैटो खरीदते थे। आज के डेट में उसी 100 रुपीज में आप 5 kg पोटैटो खरीद रहे हैं। क्या? 5 kg पोटैटो खरीद रहे हैं। देखिए अंतर, पहले आप 100 रुपीज में 10 kg पोटैटो खरीद रहे थे, आज 100 रुपीज में 5 kg पोटैटो खरीद रहे हैं। यानी कि पोटैटो का प्राइस क्या हो गया? पोटैटो का प्राइस इंक्रीज कर गया। पोटैटो का प्राइस इंक्रीज कर गया। अब इसी को आप दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं कि इस 100 रुपए का वैल्यू, यानी कि परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर, क्रय क्षमता क्या हो गई? डिक्रीज कर गई, घट गई। फिर से इसको हम समझाएं। देखिए, पहले 100 रुपीज में आप 10 kg पोटैटो खरीदते थे, अभी 100 रुपीज में 5 kg पोटैटो खरीद रहे हैं। यानी कि पोटैटो का जो प्राइस है वो बढ़ गया। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें, इन अनदर वर्ड यू कैन से दैट कि इसका जो परचेजिंग पावर है वो घट गया। अब आप बोलेंगे परचेजिंग पावर होता क्या है? व्हाट इज कॉल्ड परचेजिंग पावर? लेट्स सी। देखिए, यहां आप 100 रुपीज में 10 kg पोटैटो खरीद रहे थे ना, तो यही 100 रुपीज का परचेजिंग पावर हुआ। अगर हम 10 रुपया लेके जा रहे हैं और उसमें 10 चॉकलेट परचेज करके ला रहे हैं, है ना, हम लोग शॉपकीपर को 10 रुपया दिए, परचेज किए क्या? 10 चॉकलेट। तो वही क्या कहलाया? परचेजिंग पावर। यानी कि आज के डेट में 10 रुपीज का परचेजिंग पावर कितना था? 10 चॉकलेट। ठीक, बट प्राइस बढ़ा। अब उसी 10 रुपए में हमको कितना मिल रहा है? 5 चॉकलेट मिल रहा है। तो हमारा परचेजिंग पावर क्या हो गया 10 रुपीज का? 5 चॉकलेट। अब देखो, पहले 10 रुपया में 10, अब 10 रुपया में 5। 100 रुपीज में 10 kg, 100 रुपीज में 5 kg। यानी कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज डिक्रीजिंग, है ना? परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज डिक्रीजिंग। दूसरे तरफ प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीजिंग। प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीजिंग। तो इसको हम लोग अब डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। ठीक, अच्छा, डेफिनेशन के पहले और हम एक चीज छोटा सा समझा दे रहे हैं कि अगर लेमन वर्ड्स में, लेमन लैंग्वेज में हम लोग बोले तो व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन में आपको हम दो चीज समझाएं कि जब पैसे का, मनी का परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। या फिर प्राइस इंक्रीज करेगा। प्राइस
इंक्रीज करेगा तो वो क्या कहलाता है? महंगाई कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है। बट अगर हम इसको टेक्निकली समझें तो इसमें एक छोटा सा अंतर आएगा। छोटा सा अंतर क्या आएगा कि प्राइस की जगह प्राइस लेवल वर्ड यूज करेंगे। क्या करेंगे? प्राइस लेवल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मूल्य स्तर। अब देखो डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड प्राइस लेवल? हम लोग समझते हैं प्राइस और प्राइस लेवल, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों में। देखो आप 10 रुपए का नोट लेके जा रहे हो और एक बिस्किट परचेज करके आ रहे हो। एक बिस्किट का पैकेट आप 10 रुपया दे रहे हो और परचेज करके ला रहे हो, है ना? तो वो बिस्किट का प्राइस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? बिस्किट का प्राइस कितना था? 10 रुपीज। समझ गए? समझ में आ गया? आप 10 रुपया लेके गए, एक पैकेट बिस्कुट लेके आए, देन दैट इज कॉल्ड द प्राइस ऑफ दैट बिस्किट। अब प्राइस लेवल थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। देखिए किसी भी इंसान को, इंसान इकोनॉमिक्स के टर्म से हम लोग बोले तो कंज्यूमर, वी ऑल आर कंज्यूमर्स। हम लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने के लिए उसको क्या करते हैं? परचेज करते हैं। तो हम लोग सभी क्या है? कंज्यूमर हैं। आप हैं, हम हैं, यहाँ जितने बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं, या आपको डे टू डे लाइफ में जितने भी लोग मिलते हैं, चाहे वो टेम्पू वाला हो, ऑटो वाला हो, बिजनेसमैन हो, ब्यूरोक्रेट हो, ऑटोक्रेट हो, टेक्नोक्रेट हो, वो सभी क्या है? इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में एक कंज्यूमर है। चलिए प्राइस समझ में आ गया? प्राइस लेवल। देखिए किसी भी इंसान को एक साधारण एवरेज लाइफ जीने के लिए जिन जिन गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, क्या? जिन जिन गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, उसके ऊपर जो वो एक मंथ में मंथली जो एवरेज एक्सपेंस करता है, क्या करता है? एवरेजली एक्सपेंस करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस लेवल। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं प्राइस लेवल को। जैसे मान लीजिए हम हैं, आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, आपको महीने में एवरेजली जीने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? सबसे पहले फूड्स चाहिए, है ना? सेकंड इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड फ्यूल, है ना? फोर सर्विसेज जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं ना जी हर एक मंथ, यू हैव टू रिचार्ज योर मोबाइल। अब देखो प्राइस लेवल, आप, हम या किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए इन चीजों का मोटा मोटी कंज्यूम इनको करना ही पड़ता है। फूड्स हम लोग डे टू डे लाइफ में खाते हैं। कोई भी धरती पे इंसान है, ऑन दिस अर्थ, ऑन दिस प्लेनेट, जो जिंदा है, उसको अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। इस फूड को हम लोग क्या करते हैं? परचेज करते हैं ना। इलेक्ट्रिसिटी, ये बोर्ड चल रहा है, इस क्लास में आप बैठे हुए हैं, लाइट जल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? इसको परचेज करना पड़ता है। परचेज करने के लिए हम लोग प्राइस पेड करते हैं, प्राइस पर यूनिट में आता है। फ्यूल, है ना? जैसे आप कोचिंग आने के लिए क्या कर रहे हैं? ऑटो ले रहे हैं। ऑटो किस चीज पे चल रहा है? फ्यूल पे चल रहा है। तो आप सुनते होंगे कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया। क्या हुआ? पेट्रोल का दाम बढ़ गया। तो whenever the price of petrol increases, ऑटो वाला क्या करता है? आपसे ऑटो का भाड़ा बढ़ा देता है। पहले आपको यहां आने के लिए 10 रुपया देना पड़ रहा था, अब यहां आने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? 15 रुपया देना पड़ रहा है। सर्विसेज, अभी कुछ दिन पहले आप देखें, जब अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही थी, तो सडन से क्या हुआ? जो मोबाइल प्लान्स थे, जो रिचार्ज प्लान्स थे, उनका क्या हुआ? प्राइस को बढ़ा दिया गया। पहले एवरेजली 249 का रिचार्ज आता था, अब एवरेजली 299 का रिचार्ज आने लगा। यानी कि सर्विसेज क्या हुए? महंगा हुआ। अच्छा, आज के डेट में बताइए कि कौन सा ऐसा इंसान है जो फूड्स को नहीं यूज कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज कर रहा है, फ्यूल नहीं यूज कर रहा है, और सर्विसेज में मोबाइल नहीं यूज कर रहा है? सभी को यूज कर रहा है। तो हम इसी 4 आइटम को अगर पकड़े तो एवरेजली हर एक मंथ में हम लोग इस पे 4000 to 5000 खर्च कर रहे हैं, पर पर्सन, पर हेड
खर्च कर रहे हैं ना। तो यही जो 4000 या 5000 जो आया ना एक महीने का खर्च, एवरेज एक साधारण जीवन जीने के लिए, हम ये नहीं बोल रहे आप फॉर्च्यूनर परचेज कीजिए और ऑडी परचेज कर रहे हैं तो वो आपके प्राइस लेवल को इफेक्ट कर रहा है, नहीं। जो डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं उन पे जो मंथली आप खर्च कर रहे हैं, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस लेवल बोलते हैं, ठीक। तो आप समझ गए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड प्राइस लेवल, ओके। अब जो है हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। अच्छा, डेफिनेशन समझने के पहले एक और चीज समझ लीजिए, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति, मुद्रा स्फीति। देखिए यूपीएससी और पीसीएस है ना, इन दोनों में जो सिलेबस है इन्फ्लेशन को लेके, इसमें मोटा मोटी जितने एस्पेक्ट्स है पहले उसको हम लिख दे रहे हैं कि आपको इन्फ्लेशन चैप्टर में किस किस हेडिंग को कवर करना है, ठीक है ना। तो नंबर 1 डेफिनेशन, डेफिनेशन परिभाषा, सेकंड रीजंस, सॉरी सेकंड रीजंस नहीं, सेकंड में हम लोग देखेंगे टाइप्स, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रकार, ओके। थर्ड कॉजेस, कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रा, ये साइन का मतलब समझ रहे हैं ना, ये मैथ वाला साइन है एज इट इज का, मुद्रास्फीति के कारण, ओके। 4 इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का प्रभाव, मुद्रास्फीति का प्रभाव, ओके। 5 मेजर्स टू combat इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को रोकने के तरीके क्या है, देखो डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, मेजर्स टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की परिभाषा, मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति का प्रभाव और मुद्रास्फीति को रोकने के तरीके, ठीक। ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक ना। और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें आता है वो आता है मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की माप, मुद्रास्फीति की माप। जैसे आप सुनते होंगे कि अभी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन इंक्रीज्ड है, बढ़ा हुआ है, तो कितना बढ़ा हुआ है भाई, तो 2.6% है या फिर 5% है या फिर 8% है। तो ये जो आ रहा है 2.6%, 5%, 8%, यही क्या कहलाता है, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, है ना। क्या कहलाता है, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसको मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। पहले देखिए हम लोग डेफिनेशन देख लिए हैं, अब हम लोग को टाइप्स देखना है, टाइप्स के बाद कॉजेस देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे, फिर हाउ टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन देखेंगे, देन मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन देखेंगे। अब देखो आप लोग सुने होंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI सुने हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI, थोक मूल्य सूचकांक। आप लोग अगर पेपर पढ़ते होंगे तो अक्सर आप लोग को
लिखा हुआ मिलता होगा थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो ये सब देख लो, सूचकांक, सूचकांक, इंडिसेस, इंडिसेस, इसको क्या कहते हैं, सूचकांक हिंदी में। तो इस मुद्रास्फीति को नापने के लिए बहुत सारा सूचकांक है। इंडिया में कुछ और सूचकांक हम लोग यूज करते हैं, इंटरनेशनली कुछ और सूचकांक यूज होता है, यूएसए में कुछ और यूज होता है, सबके अपने अपने पैमाने हैं। और ओके, ये हम लोग बाद में देखेंगे। चलो, तो अब हम लोग को होगा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ओह सॉरी, ये कहां से आएगा, सॉरी 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 सॉरी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कुछ मेरे यहाँ से कुछ टच हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग डेफिनेशन देख लिए। क्या हो रहा है, हम लोग डेफिनेशन देख लिए थे, पहला डेफिनेशन देख लिए। ओके, अब सेकंड हम लोग का क्या है, टाइप्स, टाइप्स, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। When we talk about the types of inflation, तो 4 to 5 टाइप का इन्फ्लेशन मिलता है। कहीं कहीं आपको 4 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं 5 लिखा हुआ मिलेगा। तो चलो हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। 1, क्रीपिंग, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक। रेंगती मुद्रास्फीति, रेंगती मुद्रास्फीति, ओके। रेंगती, क्रीपिंग, क्रॉलिंग, क्रॉलिंग समझते हैं आप लोग, देखते हैं जब भी जो आर्मी मैंस होते हैं या पैरामिलिट्री के लोग होते हैं या पुलिस फोर्स होता है, उन लोग को जब ट्रेनिंग दिया जाता है तो वो लोग जमीन पे रेंगते रहते हैं, ठीक ना, लेट के, ताकि दुश्मन उनको देख ना पाए। उसी को क्या बोलते हैं, क्रॉलिंग। क्रीपिंग हिंदी में क्या बोलते हैं, रेंगती। दूसरा देखो, ये रेंगती हुई मुद्रास्फीति, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, क्रीपिंग कर रहा है, मतलब ये जो इन्फ्लेशन का रेट है या इन्फ्लेशन जो है वो बहुत धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ रहा है। ओके, क्रीपिंग। क्रीपिंग के बाद वॉकिंग, वॉकिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग, चलती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति। एक्चुअली वो सर है नहीं सामने जो बोर्ड ठीक करते हैं, तो मे भी शायद ये लाइट दिख रहा हो आप लोगों को, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, वो सर आ रहे हैं अभी। तो पहला क्रीपिंग, दूसरा वॉकिंग, तीसरा रनिंग, रनिंग। देखिए आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इसका स्पीड, पहले क्रीपिंग कर रहा था, फिर वो चलने लगा, वॉकिंग करने लगा, अब रनिंग, रनिंग इन्फ्लेशन। फोर्थ गैलोपिंग, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ठीक। एंड लास्ट वन हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। ओके, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, गैलोपिंग, उछलती कूदती हुई मुद्रास्फीति, उछलती कूदती हुई मुद्रास्फीति, और हाइपर इन्फ्लेशन को अति
उच्च अति उच्च मुद्रास्फीति, अति उच्च मुद्रास्फीति। ओके, देखो ये क्या है, टाइप्स है। कितने टाइप्स है? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। इन पांचों में जो होता है बस इन्फ्लेशन का जो रेट होता है वो अलग अलग होता है। उस रेट के आधार पे ही क्या होता है, ये हम लोग इसका 5 टाइप्स देखते हैं, रेंगती हुई, चलती हुई, दौड़ती हुई, उछलती हुई और अति उच्च। अब हम लोग इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। इसको मिटा देता हूं, टेक्निकल वाले भैया आ जाते हैं तो थोड़ा और सपोर्ट हो जाता। ओके, कोई नहीं। Let's see. Number 1, creeping inflation. रेंगती हुई मुद्रास्फीति, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। देखो रेंग रहा है, यानी कि आपको इस क्रीपिंग वर्ड से ही क्लियर है कि यहाँ जो इन्फ्लेशन का रेट है वो बहुत कम होगा। तो वेन एवर द रेट इज लेस देन 3% per year, not month, ठीक। when the rate of inflation, when the prevailing rate of inflation in our economy is less than 3% per year, then it is called creeping inflation। जब हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर औसतन 3% से कम हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रीपिंग। नेक्स्ट वन, वॉकिंग inflation, walking inflation, when the rate of inflation is between 3% to 5%, when the rate of inflation is between 3% to 5% per year, अगर औसतन वार्षिक रूप से मुद्रास्फीति की दर 3% से लेके 5% तक के बीच में रहती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वॉकिंग बोलते हैं। थर्ड, रनिंग इन्फ्लेशन, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। क्या हुआ, दौड़ती हुई, मतलब इसका स्पीड थोड़ा बड़ा है। वेन एवर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज अप टू 10% पर ईयर, देन इट इज कॉल्ड रनिंग इन्फ्लेशन। फॉर गैलोपिंग, उछलती कूदती हुई मुद्रास्फीति, galloping inflation. When the rate of inflation is up to 20% or more than 20% per year, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैलोपिंग बोलेंगे। एंड द लास्ट वन, हाइपर इन्फ्लेशन बोले तो अति उच्च मुद्रास्फीति, अति उच्च, यहां बात बिगड़ जाती है। अति उच्च मतलब इसको अगर साधारण भाषा में बोले तो बेलगाम इन्फ्लेशन, बेलगाम मुद्रास्फीति, मतलब हाइपर इन्फ्लेशन। अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी देश में जब ये वाला चरण आ जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन का चरण आ जाता है, तो बातें हाथ से निकल जाती है। अब ये गवर्नमेंट के बूते की बात नहीं होती है कि वो डिफरेंट मेजर्स से इन्फ्लेशन को क्या कर पाए, रोक सके। मतलब गवर्नमेंट कोई भी स्टेप उठाती है इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए, वो बेअसर हो जाता है ना। और जनरली जिस भी इकोनॉमी को ये सिचुएशन फेस करना पड़ता है तो वहां की जो करेंसी होती है वो क्या होती है, मतलब वो बेकार हो जाती है। मतलब बेकार इन द सेंस कहने का मतलब कि अभी आपको 10 रुपया में एक बिस्किट का पैकेट मिल रहा है, अब 10 लाख रुपया में एक बिस्किट का पैकेट अगर मिलने लगे तो ये क्या हो गया,
आपके लिए पैसा पूरा बेकार हो गया। तो जनरली ऐसे कंडीशंस में क्या किया जाता है कि पुराने करेंसी को स्क्रैप करके नई करेंसी लानी पड़ती है। और इस टाइप की खबर आप हाल फिलहाल में जिम्बाब्वे में सुने होंगे। जिम्बाब्वे इस चीज से बहुत परेशान रहा है। कुछ वर्षों पहले आप श्रीलंका में भी मोर और लेस इस टाइप की स्थिति आ रही थी। फिर वहां आईएमएफ ने मोर्चा संभाला, फिर कुछ उनकी स्थिति अच्छी हुई, वो हम लोग धीरे धीरे आगे देखेंगे, ठीक ना। तो क्या हुआ, अब हम लोग टाइप्स देख लिए। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, डेफिनेशन देखा। और डेफिनेशन में हम लोग ने क्या देखा, द जनरल राइज ऑफ एवरेज प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। किसी भी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में जो बढ़ोतरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा स्फीति कहते हैं। अब ये हम लोग टाइप्स देख लिए। अब जो हम लोगों का इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के कारण, ठीक। थर्ड टॉपिक है कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के कारण, ठीक ना। तो मुद्रास्फीति के अगर हम लोग कारण की बात करें, कॉजेस की बात करें, तो इसको हम लोग मोर और लेस 3 हेडिंग में बांट के देख सकते हैं कॉजेस को। फर्स्ट जो होता है वो होता है डिमांड पूल इन्फ्लेशन, डिमांड पूल इन्फ्लेशन, मांग जनित मुद्रा स्फीति, ओके। डिमांड पुल, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ठीक ना। लागत जनित या लागत प्रेरित भी कह सकते हैं आप, मुद्रास्फीति, ओके। डिसरप्शन इन सप्लाई चेन, डिसरप्शन इन सप्लाई चेन, मूल्य श्रृंखला में व्यवधान, ओके। देखो, तो ये जो कॉजेस है, जो कारण है, कारण जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, 3 हेडिंग से बांटते हैं। फर्स्ट डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सेकंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, थर्ड डिसरप्शन इन सप्लाई चेन, मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति एंड मूल्य श्रृंखला में व्यवधान। तो देखो, आपको नाम से ही कुछ समझ में आ रहा होगा, मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति और मूल्य श्रृंखला में व्यवधान। मांग मतलब ऐसे कारण जिससे क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में जब मांग बढ़ती है ना। और आपको मालूम होगा कि जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका कॉस्ट क्या होता है, सॉरी कॉस्ट बोल रहे हैं, उसका जो प्राइस लेवल होता है, वो जो प्राइस होता है क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे मान के चलो कि ये एक पेन है, बहुत सुंदर पेन है, बहुत खूबसूरत पेन है, इसका सप्लाई 5 ही पीस है मार्केट में, ठीक। इसको खरीदने वाले आज 10 थे, कल 20 हो गए, है ना। आज कितने थे, आज 10 थे, कल 20 हो गए। पहले इस पेन के बारे में 10 लोग को मालूम था, ठीक ना। अब कोई इंस्टाग्राम पे या किसी और सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई वीडियो वायरल हो गया इस पेन के बारे में, और इस पेन का डिमांड सडनली से क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब इसको खरीदने वाले 20 हो गए, बट कंपनी का सप्लाई कितना है, 5 ही यूनिट का है। तो अब क्या होगा, कंपनी क्या चाहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, तो क्या करेगी, इसका प्राइस को बढ़ा देगी ताकि वो प्रॉफिट कमा ले इसी 5 यूनिट पे, है ना। तो जब भी डिमांड
बढ़ता है किसी चीज का और सप्लाई उसी प्रोपोर्शनेट में अगर नहीं बढ़े तो क्या होता है, फिर प्राइस बढ़ने लगता है। क्या होता है, प्राइस बढ़ने लगता है। और आपको हम स्टार्टिंग में ही बोले कि जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है ना, होता है ना। तो चलिए अब इसको हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जो कॉजेस है, कारण है, कारण में जो सबसे पहला कारण है वो क्या है, वो है डिमांड पुल। क्या है, वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ओके। मांग जनित मुद्रास्फीति या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। देखिए अभी हम आप लोग को समझाएं, क्या समझाएं कि जब डिमांड बढ़ेगा क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा बट सप्लाई नहीं बढ़ेगा, या सप्लाई बढ़ेगा भी तो उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहा है जिस प्रोपोर्शन में डिमांड बढ़ रहा है, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है। अब देखो यहां यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां एक चीज समझने की जरूरत है कि आखिर डिमांड बढ़ेगा क्यों किसी भी चीज का। तो यहां जो हम लोगों को समझना है वो ये है कि डिमांड बढ़ने का वेरियस रीजंस होता है। देयर आर वेरियस रीजंस टू इंक्रीज इन द जनरल डिमांड ऑफ एनीथिंग। अब ये डिमांड कैसे बढ़ता है, सबसे पहला देखो, अगर गवर्नमेंट, जैसे हम लोग एक एक करके बात करते हैं इस पर डिमांड कैसे बढ़ता है। सबसे पहले मान के चलो कि जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस को कम कर दे, क्या करे, टैक्सेस को कम कर दे। अब मान के चलो, इसको एक एग्जांपल से समझो कि पहले मेरा इनकम जो था, ग्रॉस इनकम जो था वो था 1 लाख। क्या था ग्रॉस इनकम मेरा, 1 लाख। इस पे हम 10% टैक्स दे देते थे, ठीक। तो जो हमारा नेट इनकम, नेट इनकम मतलब शुद्ध, जो हमारा शुद्ध आय हुआ, पहले मेरा जो ग्रॉस इनकम था 1 लाख था, 10% टैक्स दिए तो मेरा जो नेट इनकम हुआ, नेट इनकम वो कितना था, 90,000, जिसको हम लोग शुद्ध आय बोलते हैं टैक्स देने के बाद। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस 10% को घटा के 5% कर दिया। क्या कर दिया, 5% कर दिया। मेरा इनकम वही है, ठीक। अब हम 5% के रेट पे क्या कर रहे हैं, टैक्स पेड कर रहे हैं। अब मेरा नेट इनकम कितना हो गया, 95,000। कितना हो गया, 95,000। देखो हम कमा पहले भी उतना ही रहे थे जितना हम आज के डेट में कमा रहे हैं, बट गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण क्या हुआ, टैक्सेस कम हुआ। इससे क्या हुआ कि जो मेरे हाथ में एक्चुअल इनकम आ रहा था, जो नेट इनकम आ रहा था, वो 5,000 से बढ़ गया। अब जैसे ही 5,000 से बढ़ा, ठीक, तो हमें क्या होगा कि अच्छा मार्केट में नया मोबाइल आया है, तो ये जो 5,000 का हमको प्रॉफिट हो रहा है टैक्स कर्टेलमेंट से, तो इसको हम क्या करते हैं, मोबाइल परचेज कर लेते हैं। तो हम मोबाइल का डिमांड को बढ़ा दिए। अब देखो ये जो टैक्स कट हुआ है, ये टैक्स कट सिर्फ पर्सनली मेरे लिए तो किया नहीं सरकार, है ना। सरकार मेरा कोई रिलेटिव तो है नहीं कि सिर्फ मेरे लिए करेगा। जब वो इस टाइप की कोई भी पॉलिसी करता है तो इसका असर करोड़ों लोगों पे पड़ता है। भारत की जनसंख्या मोर देन 140 करोड़ है, 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है ना। तो इसका असर क्या है, करोड़ों लोगों पे पड़ रहा है। तो करोड़ों लोग में कम से कम 10 लाख लोग होंगे ऐसे, 20 लाख ऐसे होंगे जो मोबाइल पे इसको खर्च कर दें। तो मोबाइल का क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया, बढ़ गया ना डिमांड। तो अब देखो जब डिमांड बढ़ा मोबाइल का, तो मोबाइल का वैल्यू क्या होगा, प्राइस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, क्योंकि सप्लाई कम है, सप्लाई उस रेशियो में बढ़ नहीं पाता है इकोनॉमी में, तो मोबाइल का दाम बढ़ जाएगा। अब देखो सेकंड, मान के चलो मेरी सैलरी बढ़ गई, या फिर छोड़ो इसी में समझ लो कि ये जो इनकम बढ़ा, अब हम क्या किए, इसे एसी खरीद लिए। एसी खरीदे तो एसी खरीदे तो एक तो एसी का डिमांड बढ़ गया, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ गया। अब सरकार जो है
प्रोडक्शन कर नहीं पा रही है इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा, जितना जिस रेशियो में उसका डिमांड बढ़ रहा है, तो यहाँ गवर्नमेंट क्या करेगी कि इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट प्राइस को थोड़ा इंक्रीज कर देगी, ताकि कंज्यूमर्स जो है इसके डिमांड को थोड़ा बहुत कम करें, है ना, कम करें। तो देखो क्या हो रहा है, इधर मोबाइल का दाम बढ़ रहा है, एसी का दाम बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का दाम बढ़ रहा है ना, तो जो एवरेज प्राइस लेवल है वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। और ये किस कारण से हो रहा है, डिमांड के कारण से हो रहा है। आप डिमांड बढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये क्यों होता है, लोअरिंग टैक्सेस के चलते, इंक्रीमेंट इन सैलरी के चलते हैं। तीसरा, लोअर इंटरेस्ट रेट, लोअर इंटरेस्ट रेट, निम्न ब्याज दर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निम्न ब्याज दर। अब देखो लोअर इंटरेस्ट रेट, है ना। अब जैसे हर एक मिडिल क्लास का सपना होता है एक गाड़ी ले लें, एक फ्लैट ले लें, बट हम लोग डरते क्या हैं कि हम लोग को इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पेड करना पड़ेगा। मान के चलो कि 5 लाख की गाड़ी है, ठीक, एक वैगनार कार जो जनरली मिडिल क्लास यूज करते हैं, हम लोग वैगनार एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। मान के चलो वैगनार का दाम कितना है ऑन रोड, 6 लाख रुपीज है। मेरे पास कितना है डाउन पेमेंट करने के लिए, 1 लाख रुपीज, है ना। अब क्या है मेरे पास ऑप्शन, अगर हमको गाड़ी चढ़ना है तो ये 5 लाख रुपीज जो मेरे पास डिफिसिट है, इसको हम क्या करवाएं, बैंक से फाइनेंस करवा लें। क्या करवाएं, बैंक से फाइनेंस करवा लें। अब अगर हम बैंक से फाइनेंस करवाएंगे तो मेरा मुंह देख के तो ये 5 लाख रुपया देगा नहीं, है ना। वो हमसे क्या करेगा, इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब आप खुद सोचो कि आप एक समय गए बैंक 5 लाख रुपया लेने के लिए, तो आपको बोला कि हम आपको ये 5 लाख रुपया तो दे देंगे, बट आपसे हम 12% का इंटरेस्ट रेट लेंगे। क्या लेंगे, 12% का इंटरेस्ट रेट लेंगे। आपको लगा अरे बाप बड़ा महंगा है यार इंटरेस्ट, बट सडन से आपको पता चलता है कि बैंक जो है, बैंक के पास बहुत पैसा आ गया, अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम पैसा करे क्या, तो उस इंटरेस्ट रेट को घटा के 8% कर दिया। क्या कर दिया, 8% कर दिया। तो अब ये जो 5 लाख का लोन है आपके लिए क्या हो गया, सस्ता हो गया। अब आपका हिम्मत बढ़ेगा, है ना, कि नहीं हम लोन ले लेते हैं। अब आप ये 5 लाख का लोन ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि अभी अभी इंटरेस्ट रेट घटा है। तो जब आप लोन ले लेंगे गाड़ी लेने के लिए, तो क्या हो गया, गाड़ी का डिमांड बढ़ा, गाड़ी का डिमांड बढ़ा कि नहीं। दूसरा, इकोनॉमी में ये 5 लाख रुपया भी पंप हुआ। अगर ये इंटरेस्ट रेट नहीं घटता तो आप डेयर नहीं करते इस 5 लाख रुपया का लोन लेने का। क्योंकि आप 5 लाख का लोन नहीं लेते तो एक एक्स्ट्रा यूनिट का डिमांड नहीं पैदा करते, और ना ये 5 लाख रुपया इकोनॉमी में जाते, ये तो बैंक के अकाउंट में पड़े रह जाती ना, पड़ी रह जाती। तो अब क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट घटने से आप डिमांड भी बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमी में पैसा भी पंप कर रहे हैं, दोनों काम हो रहा है। तो देखिए यहाँ भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये सब किस में आ रहा है, डिमांड पुल में आ रहा है। किस में आ रहा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में आ रहा है, जिसमें आप डिमांड बढ़ा रहे हैं। और ये डिमांड बढ़ाने का कारण क्या हो रहा है, पहला हम लोग देखें लोअरिंग टैक्सेस, सेकंड इंक्रीमेंट इन सैलरी, थर्ड लोअर इंटरेस्ट रेट, ठीक, फोर इसमें हम लोग जो चौथा पॉइंट देखते हैं वो क्या है, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, है ना। लोक व्यय या सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, लोक व्यय में वृद्धि। ये सार्वजनिक व्यय, लोक व्यय, इसका वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लोक व्यय कौन करता है जी, गवर्नमेंट करता है। कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। सार्वजनिक व्यय या लोक व्यय एक ही चीज है, ये दोनों व्यय कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। लोक व्यय या सार्वजनिक व्यय का एग्जाम्पल है पुल बनाना, ब्रिजेस, नहर बनाना सिंचाई के लिए, कैनाल्स, रोड बनाना, ओके, पुल बनाना, नहर बनाना, रोड बनाना, ये सब काम कौन करता है, गवर्नमेंट करता है।
ठीक है। अच्छा, वो अलग बात है कि अब वो पीपीपी मोड में कर रहा है कि ये प्राइवेट से करवा रहा है, वो यहाँ भी हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। हमारा मैटर ऑफ कंसर्न क्या है, यहाँ लोक व्यय किसे कहते हैं या सार्वजनिक व्यय किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर व्हाट आइटम्स कम अंडर द हेडिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक ना। तो देखो, जब सरकार बड़े स्तर पे ऑन लार्ज स्केल क्या करता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करता है, यानी कि लार्ज स्केल पे पुल बनवाता है, रोड बनवाता है, नहर बनवाता है, ठीक, तो इससे क्या इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा जी। देखिए, जब बड़े स्तर पे पुल बना रहा है तो क्या होगा, इसको मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, लेबर्स का जरूरत पड़ेगा, ठीक, टेक्नीशियंस का जरूरत पड़ेगा, इंजीनियर्स का जरूरत पड़ेगा, और इन सबसे भी बड़ी बात, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो देखो, अब ये लेबर्स को पेड कर रहा है, इंजीनियर्स को पेड कर रहा है, टेक्नीशियंस को पेड कर रहा है, प्लस रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो गिट्टी बना रहा है उसको पेड कर रहा है, जो सीमेंट बना रहा है उसको पेड कर रहा है, जो रॉड्स बना रहा है उसको पेड कर रहा है, पेड कर रहा है ना। अब देखो, लेबर को पेड कर रहा है, लेबर इसको खर्च कहाँ करेगा, मार्केट में खर्च करेगा। किस चीज में खर्च करेगा, डिमांड करेगा चीजों का। क्यों, क्योंकि लेबर का पेमेंट बढ़ रहा है। अब चूंकि बहुत लार्ज स्केल पे पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है, लेबर्स का डिमांड बढ़ रहा है, तो लेबर्स का रेट भी बढ़ रहा है। पहले 100 रुपीज पर डे पे काम कर रहा था, अब 120 रुपीज पर डे वेजेस पे काम करने लगा, तो वेजेस बढ़ रही है। चूंकि वेजेस बढ़ रही है तो ये वेजेस डिमांड को बढ़ाएगा। डिमांड जब बढ़ता है तो जो जनरल प्राइस लेवल होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इससे इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है जी, इन्फ्लेशन पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है, इन्फ्लेशन पे पड़ रहा है। समझ में आया। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन को जो हम लोग बांटे थे 3 हेडिंग के अंदर में, तो पहला हेडिंग क्या था, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सेकंड हेडिंग क्या था, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, एंड थर्ड हेडिंग क्या था, डिसरप्शन इन द सप्लाई चेन। ठीक, तो पहला वाला हेडिंग आपको समझ में आ गया, क्या था, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे कैसे डिमांड बढ़ता है वो समझ में आ गया आपको। इंक्रीज लोअरिंग टैक्स रेट्स, सेकंड इंक्रीमेंट इन सैलरी, थर्ड लोअर इंटरेस्ट रेट, एंड फोर वन क्या था, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग समझते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा, इसी का जो नेक्स्ट कॉजेस का जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था क्या, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति। देखिए जी, आप जब हम ये चैप्टर स्टार्ट किए थे तभी आपको हम समझाए थे, जो इन्फ्लेशन होता है वो क्या होता है, दो तरफा होता है। अगर परचेजिंग पावर घट रहा है तो भी इन्फ्लेशन हो रहा है, जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो भी क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। और ये दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। अगर प्राइस लेवल बढ़ेगा परचेजिंग पावर घटेगा, परचेजिंग पावर घटेगा तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, है ना। अब देखो, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहने का मतलब होता है कि वेरियस रीजंस, बहुत सारे कारण जिससे अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज महंगे होने लगे। गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज को जो बनाने का, जो उत्पन्न करने का, जो प्रोडक्शन करने का जो कॉस्ट है, जैसे ये पेन है, ये पेन हम खरीदें 10 रुपये में, है ना। ये पेन बना कहाँ, फैक्ट्री में बना। फैक्ट्री में इस पेन को बनाने के लिए इसमें सर्टेन कॉस्ट डाला ना, वो इसको सर्टेन कॉस्ट पड़ा। ठीक, मान के चलिए कि उसको ये कॉस्ट पड़ा 7 रुपये, है ना। वो अपना इस पे 3 रुपया प्रॉफिट जोड़ के हमको 10 रुपया में बेचा। अब किसी रीजन से 7 रुपया जो कॉस्ट था ये बढ़ के 9 रुपया हो जाए, बहुत सारा रीजन होता है। जैसे अभी हम समझाते हैं। तो अगर ये 9 रुपया इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया और इसमें जो ये पहले 3 रुपया प्रॉफिट ले रहा था, अगर ये 3 रुपया प्रॉफिट लिया तो अब इसका दाम कितना हो गया जी, 12 रुपया हो गया। 12 रुपया हो गया। अब देखो,
पहले 10 रुपया में एक पेन मिल जा रहा था, अब इसी पेन को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, 12 रुपया देना पड़ रहा है, यानी कि पैसे का परचेजिंग पावर घट गया और कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया ना। तो यही तो है इन्फ्लेशन। ओके, तो जिस टाइप से हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन में हम लोग देखें क्या वेरियस रीजंस कि व्हाई डिमांड इंक्रीजेस, इन द सिमिलर मैनर हम लोग यहां देखेंगे कि कॉस्टफुल इन्फ्लेशन में कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कौन कौन से कॉजेस ऐसे होते हैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट लाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। ओके, तो फर्स्टली हम लोग देखें, जैसे देखो किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए सर्टेन थिंग्स होता है जो नेसेसरी होता है। जैसे मान लो फैक्ट्री बन रहा है, लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फिर फ्यूल चाहिए। अब देखो कोई भी जो व्यापारी होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट होता है या फैक्ट्री ओनर होता है, वो जो अपने गुड्स का या सर्विसेज का जो दाम रखता है वो उसी में अपना ये सारा चीज को जोड़ घटा के बैठाता है ताकि उसको प्रॉफिट हो। ऐसा तो है नहीं कि वो जमीन कहीं और से खरीद लेगा, उसका पैसा उसको नहीं निकालना है, ऐसा तो नहीं है। वो सब चीज को डिवाइड करके कैलकुलेट करके अपने प्रोडक्ट का क्या करता है, एक प्राइस रखता है ना। तो मान के चलो कि एक फैक्ट्री लगाने के लिए हमको 2 एकर्स ऑफ लैंड चाहिए था। पहले ये जो था पर लाख एकड़ मिल रहा था, ठीक, बट अब इसका दाम बढ़ के 2 लाख पर एकड़ हो गया। तो अब फैक्ट्री बनाने के लिए जो लैंड लेगा उसमें क्या है, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, उसको जो पेमेंट करना है वो बढ़ जाएगा। तो ये पेमेंट वो कहां से वसूलेगा जी, इसी पेन से जिसका वो प्रोडक्शन करेगा ना। तो मान लो 1 लाख रुपया में अगर उसको लैंड मिलता तो 10 रुपया रखता है यूनिट, अब उसको सीधे डबल लैंड लेने में ही हो जा रहा है, पेड करना पड़ रहा है, तो मे बी वो इसको 20 रुपया कर दे। समझ में आ रहा है। तो लैंड का मान लो वैल्यू बढ़ गया। कैपिटल कहने का मतलब कि कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए या किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए जो इनिशियल पूंजी हम लोग डालते हैं, पैसा डालते हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं कि अरे मेरे पास पैसा नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अरे जैसे हम कप बनाना चाहते हैं तो कप बनाने का मशीन खरीदने के लिए जो है हमको कम से कम 60,000 रुपया चाहिए, हम लोग बोलते हैं ना 60,000 चाहिए। तो ये 60,000 क्या हुआ, कैपिटल हुआ। मतलब ये पैसा हमको डालना पड़ेगा किस चीज के लिए, ताकि हम वो मशीन खरीद सकें, ताकि हम अपनी फैक्ट्री को चालू कर पाए। अब चलो मेरे पास क्या है, पैसा है नहीं, पैसा हमको कौन देगा, बैंक देगा। बैंक देगा, फ्री में नहीं देगा, वो क्या करेगा, इस पे इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा ना। तो मान के चलो कि पहले 8% पे वो दे रहा था, अब वो क्या किया 10% कर दिया इंटरेस्ट रेट। जब इंटरेस्ट रेट 10% कर दिया तो ये कैपिटल जो है, जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे थे, ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए महंगा पड़ा ना। तो जब इन्वेस्टमेंट महंगा पड़ा तो ये हम पैसा कहां से वसूलेंगे, अपने प्रोडक्ट से वसूलेंगे। तो प्रोडक्ट क्या होगा, महंगा हो जाएगा। जब प्रोडक्ट महंगा होगा तो पैसे की परचेजिंग पावर घटेगी, यानी कि इकोनॉमी में क्या आएगा जी, इन्फ्लेशन आएगा। तो दैट्स ऑल आज के लिए। अब बाकी जो टॉपिक्स बचा है इसमें उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू।